लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल डाइस को थ्रो करने से हम किस तरह से एक अलग अलग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि दो या दो से ज़्यादा जब डाइसिस को हम थ्रो करेंगे तो हम कैसे उसमें टोटल आउटकम्स फाइंड करेंगे और कैसे उसमें पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे। आज की क्लास में ये सीखेंगे दो डाइसिस को थ्रो करने से कितने आउटकम्स मैक्सिमम बन सकते हैं, और उसके बाद फिर हम 3 डाइसिस की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं जब हम दो डाइसिस को थ्रो करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक डाइस को थ्रो करने से टोटल आउटकम्स बन सकते हैं 6 से ही सेकंड वाले डाइस को भी थ्रो करने से हमारे आउटकम्स बनेंगे 6। तो ये जो टोटल आउटकम्स बनेंगे ये 6 + 6 ना होके 6 × 6 बनेंगे 36। यानी जब हम दो डाइसिस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स 6 + 6 यानी 12 ना होके 36 बन जाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये 36 आउटकम्स कैसे बन सकते हैं। तो पहले इसको सीखते हैं, फिर एक प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद किस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की जाती हैं फिर वो सीखेंगे। 2 डाइसिस टेबल का हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है जिसमें 7 कॉलम्स हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में ये हमने बनाया है इनके डाइसिस के लिए कि फर्स्ट डाइसिस में जो नंबर्स आएंगे 1 to 6 वो यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड वाले के लिए 6 अलग सेल बनाए गए हैं जिसमें हर सेल में उसके टोटल आउटकम्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि डाइस 1 पे ये नंबर्स आ सकते हैं और उसके साथ में डाइस 2 वाले ये नंबर आ सकते हैं। 2 डाइसिस टेबल कंप्लीट हो गई है। अब इसमें जो टोटल आउटकम्स हैं उसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाले के जो टोटल आउटकम्स हैं वो हमने ऐसे लिखे हैं और सेकंड वाले के आउटकम्स हमारे ये हैं। यानी अगर फर्स्ट वाले पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आए और उसके साथ में 1 आए तो ये सभी अलग अलग पेयर्स होंगे। ऐसे ही अगर फर्स्ट वाले पे वही सेम नंबर कोई भी आए 1 2 3 4 5 6, सेकंड वाले पे 2 आ सकता है। ऐसे ही उन सेम नंबर पे 3 आ सकता है सेकंड वाले पे, फिर सेम नंबर के साथ 4 आ सकता है, सेम नंबर के साथ 5 आ सकता है, सेम नंबर के साथ 6 आ सकता है। तो ये टोटल जो आउटकम्स हैं ये हम काउंट करें तो बनते हैं 36। 1 2 3 4 5 6, एक कॉलम में 6 हैं और 6 कॉलम्स हमारे पास हैं, तो ये इस तरह से 36 हो जाते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लीजिए अगर हमें बताना है कि दो डाइसिस को थ्रो करने पे अगर टोटल ऑफ 12 हमें चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा सबसे लास्ट में। यहाँ पे लास्ट में सबसे नीचे लिखा हुआ है 6 और 6, तो ये बन गया है पेयर 12 का। यानी कि 12 नंबर जो आएगा वो कब आएगा? जब फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों डाइसिस पे 6 और 6 दोनों आ जाए और ये पेयर अपने आप में एक ही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा पेयर नहीं बनेंगे। अगर मान लीजिए उसने कहा कि दोनों डाइसिस पे आ जाए 11 का टोटल, तो 11 का टोटल कब आएगा कि एक पे आए 6, दूसरे पे आए 5 और जिस पे 6 आया उस पर 5 आए, दूसरे पे 6 आए, यानी कि इसमें 2 पेयर बनेंगे। तो इन पेयर को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये पेयर हमारे यहाँ पर ये रहे इस तरह से, ये कंडीशन ये आ गई है यहाँ। अगर वो कहे कि 10 का टोटल चाहिए तो 10 का टोटल हमें यहाँ मिलेगा, ये है। ऐसे ही वो कह सकता है कि 9 का टोटल, इस तरह से सारे टोटल हमें मिलते चले जाएंगे। अब वो जो भी क्वेश्चन करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से समझ जाएं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग टोटल्स विद 2 डाइस। दो डाइस के थ्रो करने पे हमें ये टोटल्स चाहिए, इस बात के क्या चांसेस हैं ये फाइंड करेंगे। ए ऑप्शन में कहा है 9, बी में कहा है एटलीस्ट 9, सी में कहा है मोर देन 9 और डी में कहा है 7। तो सबसे फर्स्ट वाले में उसने कहा है कि ए पॉइंट में कि टोटल ऑफ 9 की पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। जब कभी हमें वो इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो वहाँ हमें एक टेबल को दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें लर्न हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आउटकम्स हमें लर्न हो। तो उसके लिए हो सकता है कि हम टेबल बनाने की कोशिश करें, तो वहाँ पे टेबल बनाना जो है टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसलिए हमें टाइम भी बचाना है और अपना आंसर भी देना है। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं जिससे हमारा काम हो जाता है काफ़ी आसान। वो कैसे होगा? हम यहाँ पर अपने पास से ही डाइस के जो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं वो बना लेते हैं कि डाइस 1 डाइस 2, और इस पर जो टोटल आउटकम्स होने हैं उनका टोटल आना चाहिए 9। तो 9 आने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? ये हो सकता है कि फर्स्ट वाले डाइस पे 3 आ जाए और सेकंड वाले पे 6 आ जाए, तब 9 हो जाएगा। ये हो सकता है कि इस पे 4 आ जाए, वहाँ पे 5 आ जाए, तब 9 हो जाएगा। ये हो सकता है कि यहाँ 5 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, तब 9 आ जाएगा। ये हो सकता है कि यहाँ पे 6 आ जाए और यहाँ पे 3 आ जाए, तब 9 आ जाएगा। ये हमारे 4 वैल्यूज़ बनेंगी, यानी 4 आउटकम्स बनेंगे 9 के टोटल के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग 9 ऑन 2 डाइसिस, तो हम यहाँ पे कहेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं।
अब यहाँ जो उसने बताया है कि फेवरेबल इवेंट्स हमारे बने हैं 4 और टोटल इवेंट्स हमारे यहाँ पे बनते हैं 6 × 6 36। तो इस तरह से हो जाता है 4/36, या इसको हम कह सकते हैं 1/9। ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड, एटलीस्ट 9। एटलीस्ट वाली बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम इतना। अब अगर उसने एटलीस्ट 9 कहा है तो इसका मतलब है कि 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए या 12 आ जाए मैक्सिमम। तो उन सभी की पॉसिबिलिटीज़ को हम अलग अलग फाइंड करेंगे और उन सब का टोटल करेंगे। इसके लिए हम 9 के आउटकम्स तो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 10 के जो टोटल वैल्यू आ सकती है वो क्या क्या आ सकती है। तो वो हो सकता है कि 4 और 6 आ जाए तब 10 हो जाएगा। ये हो सकता है कि 5 और 5 आ जाए तब 10 हो जाएगा। और ये 6 और 4 ये आ जाए तब 10 हो जाएगा। तो टोटल जो इसके आउटकम्स बनेंगे वो 10 के आ जाएंगे। ये हो गए हैं टोटल 4, ये हो गए हैं 3। ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब 11 का टोटल चाहिए। तो 11 के टोटल की हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और यहाँ पे अगर 6 आ रहा है तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। इस तरह से टोटल जो 11 बनेगा वो इस 2 ही कंडीशन में बन सकता है। तो इसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो 11 के लिए वो टोटल पेयर्स 2 हो जाएंगे। और 12 के लिए सिर्फ एक ही पेयर बनेगा कि फर्स्ट वाले डाइस पे और सेकंड वाले डाइस पे सिर्फ 6 आ जाए। तो इस तरह से 12 बन जाएगा। ये टोटल आउटकम्स हमारे सामने आ गए हैं। अब इन आउटकम्स को हम पहले की तरह एटलीस्ट वाली कंडीशन जो मैंने बताई थी सबको ऐड कर लेंगे। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। तो इसके लिए कंडीशन बन जाएगी, फेवरेबल इवेंट्स बन जाएंगे टोटल। अब इन सबको लिखने का तरीका ये होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 4 कंडीशंस, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 3 कंडीशंस, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 11 2 कंडीशंस, फिर 12। सबकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो वो फेवरेबल वैल्यूज़ बन जाएंगी टोटल 10। और टोटल जो इवेंट्स बन सकते हैं मैक्सिमम वो आ सकते हैं 36। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 5/18। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरह से कंडीशन हमारी बन जाती है। इसके बाद जो सी पॉइंट उसमें कहा है मोर देन 9। अब मोर देन 9 का मतलब क्या है कि 9 के टोटल से ज़्यादा है। तो यानी कि 10, 11, 12 सारी पॉसिबिलिटीज़ हम निकाल चुके हैं। 10 के आने के लिए 3 चांसेस हैं, 11 के लिए 2 हैं और उसके लिए 12 के लिए 1 है। तो टोटल मोर देन 9 के अलावा ये हुआ कि 9 वाले जो पेयर्स हैं उनको हटा देते हैं और बाकी सबको लिख देते हैं। तो सी कंडीशन की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बन जाएंगी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मोर देन 9। तो यहाँ कंडीशंस बन जाएंगी P = 6/36 और इसको हम कह सकते हैं 1/6। ये भी इसकी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। अब बचता है लास्ट में पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग 7, यानी कि 7 आने के चांसेस कितने होंगे। तो 7 वाली कंडीशन के लिए अगर फर्स्ट वाले डाइस पे 1 आता है तो सेकंड पे 6 आना चाहिए तब 7 हो जाएगा। अगर इस फर्स्ट वाली पे 1 था, अब अगर 2 हो जाए तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 3 हो जाए तो यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, पे अगर 5 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे अगर 6 है तो 1 होना चाहिए। ये सारे पेयर्स बन जाते हैं 7 के लिए। और 7 वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो टोटल पेयर्स हो गए 6 और जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी डी पॉइंट के लिए तो वो बन जाएगी 6/36, यानी कि जो फेवरेबल इवेंट्स वो 6 हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा पहले की तरह 1/6। तो ये होता है एक से ज़्यादा डाइसेस में जब 2 डाइसेस को थ्रो किया जाता है तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके उनकी पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि 2 से ज़्यादा डाइसेस यानी 3 डाइसेस को थ्रो करने पे हमारे किस तरह से पेयर्स बनते हैं।